Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 13th of April 2023. First news है फैक्ट चेक यूनिट गवर्नमेंट टू पिक मेंबर्स नोडल ऑफिसर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज। तो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है एंड अमेंडमेंट करके यहाँ पर एक यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है फैक्ट चेक यूनिट। फैक्ट चेक यूनिट का यहाँ पर काम क्या होगा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी उसको चेक करना कि कहीं ये न्यूज़ फेक या मिसलीडिंग तो नहीं है। अगर फैक्ट चेक यूनिट ने पाया कि ये न्यूज़ यहाँ पर फेक या मिसलीडिंग है तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को उस न्यूज़ को टेक डाउन करना पड़ेगा, उस कंटेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है इस फैक्ट चेक यूनिट के साथ, तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक यूनिट बना रही है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ को देखेगा कि कहीं ये फेक या मिसलीडिंग तो नहीं है। तो गवर्नमेंट खुद के पास एक एडिटर का रोल रख रही है। तो आप कह सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यूज़ जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर में ना हो, गवर्नमेंट उसको यहाँ पर टेक डाउन करा दे, क्योंकि ये जो यूनिट है इसको बना तो गवर्नमेंट ही रही है। अब न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि जो फैक्ट चेक यूनिट है इसमें कौन से मेंबर्स होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर मेंबर्स को पिक करेगी। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा आईटी मिनिस्ट्री का, एक होगा यहाँ पर मॉस्पी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एक यहाँ पर मीडिया एक्सपर्ट होगा और एक यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट होगा। The fact check unit as proposed in the IT rules 2021 is likely to have 4 members. A representative from the IT ministry, एक यहाँ पर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक मीडिया एक्सपर्ट होगा और एक यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट होगा। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैन देयर बी कास्ट इन रिलीजन्स दैट डू नॉट एक्सेप्ट इट, आस्क टॉप कोर्ट। अब ये क्या इशू है, तो इशू ये है कि जो दलित्स कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, उसके बाद उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनको यहाँ पर एससी स्टेटस का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब उनको क्यों नहीं मिलता है, उसका रीज़न ये है कि जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी होता है इसमें कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कंसिडर किया जाता है कि कोई इंसान अगर कन्वर्ट हो गया है क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में तो बेसिकली वो वहाँ पर अनटचेबिलिटी को फेस नहीं कर रहा है। अब उनको मिलना चाहिए बेनिफिट या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर दलित से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो सोशल स्टिग्मा खत्म हो जाता है, सोशल स्टिग्मा उसके बाद भी रहता है। ये एक रीज़न दिया जा रहा है जिसकी वजह से इनको यहाँ पर एससी का बेनिफिट मिलना चाहिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसको लेकर एक कमीशन बनी थी जिसका नाम था रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जिसने ये कहा था कि इनको यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया था। अभी क्या चल रहा है, तो अभी कोर्ट में इसका केस चल रहा है और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर पैनल बनाया है जिसको कि यहाँ पर हेड किया जा रहा है केजी बालाकृष्णन के द्वारा। केजी बालाकृष्णन पैनल जो है वो यहाँ पर देखेगा क्या जो यहाँ पर दलित क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या उनको यहाँ पर एससी का बेनिफिट मिलना चाहिए या तो नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पहले ये जो यहाँ पर एससी स्टेटस का बेनिफिट मिलता था ये सिर्फ हिंदूज़ को मिलता था, बाद में यहाँ पर अमेंडमेंट करके ये बेनिफिट्स यहाँ पर बुद्धिज़्म में भी दिया जाने लग गया, ठीक है, सिखिज़्म में भी दिया जाने लग गया। तो अगर बाकी रिलीजन्स को इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे वंडर्ड इफ कास्ट कैन बी इम्प्यूटेड टू रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है इनके जो रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं ये कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यही है जो यहाँ पर एससी स्टेटस उनको मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए या तो नहीं मिलना चाहिए। द पिटिशनर्स हैव कंटेंडेड that the constitution scheduled caste order 1950 जिसको कि amend किया गया था to say that only Hindus, Buddhists and Sikhs will be considered as scheduled caste is unconstitutional, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने ये कहा था कि जो एससी का रिजर्वेशन है ये बाकी रिलीजन्स के लिए भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, तो रिसेंटली तो यही हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर पैनल बनाया था, पैनल को यहाँ पर हेड किया जा रहा है केजी बालाकृष्णन के द्वारा। तो केजी बालाकृष्णन के द्वारा ये जो पैनल हेड किया जा रहा है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के ऊपर एक्ट करेगा, ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की गई है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ेस की। तो एक बार हम देख लेते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ेस। तो इसमें यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है रेयर डिजीज़ेस का। ग्रुप 1 तो डिसऑर्डर्स जिनके लिए वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ग्रुप 2 जिसमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ग्रुप 3 जिसके लिए यहाँ पर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो है लेकिन चैलेंजेस हैं टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सेलेक्शन फॉर बेनिफिट एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और थेरेपी भी यहाँ पर लंबी चलने वाली है। फाइनेंशियल सपोर्ट तो जो लोग यहाँ पर रेयर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जो कि ग्रुप 1 में है तो इनको यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा
कौन सी स्कीम के अंतर्गत? तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन पेशेंट्स को जो कि बीपीएल में हैं एंड हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस टू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट एट एनी ऑफ द सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा ये जो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये सिर्फ बीपीएल फैमिलीज तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको एक्सटेंड किया गया है टू अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि एलिजिबल हैं एज पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अलावा यहाँ पर वॉलंटरी क्राउड फंडिंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस को लेकर। अ टेल ऑफ टू केसेस। अब ये यहाँ पर एडिटोरियल क्यों लिखा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था मीडिया वन को लेकर। तो जो मीडिया वन है इसका यहाँ पर जो लाइसेंस है इसको रिवोक कर दिया गया था। इसके लाइसेंस को क्यों रिवोक कर दिया गया था? क्योंकि यहाँ पर ये कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए मीडिया वन चैनल जो है ये खतरा है, और इसके अलावा ये यहाँ पर एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि एंटी स्टैब्लिशमेंट अगर कोई बात करे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई सपोर्टिंग एविडेंस देना होगा कि मीडिया वन चैनल यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट बात कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने जो यहाँ पर लाइसेंस को रिवोक किया है ये आपको वापस से लाइसेंस यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक केस है। दूसरा केस क्या हुआ? तो जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गए और ऑपोजिशन लीडर्स का ये कहना था कि ईडी और सीबीआई के द्वारा ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस निकालना चाहिए कि ईडी और सीबीआई यहाँ पर कब एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपके लिए अलग से गाइडलाइंस नहीं निकाल सकते हैं, आप भी यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो और इसीलिए आपके लिए यहाँ पर अलग से गाइडलाइंस तो नहीं हो सकती हैं। अब ऑथर का क्या कहना है? ऑथर का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर्स की बात करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो ये एक डिफरेंट क्लास हैं, आप इनको नॉर्मल सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर इनको ईडी या सीबीआई का डर होगा तो ये लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ये अपनी आवाज़ को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनको डर होगा कि इनके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऑथर का ये कहना है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं इनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि प्रेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो ऑपोजिशन को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद टू केसेस। तो पहला केस यहाँ पर जो मीडिया वन ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस को लेकर था कि मीडिया वन के यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस उसको यहाँ पर रिवोक कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिवोक कर दिया था क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि यहाँ पर एंटी स्टैब्लिशमेंट ये बातें करता है। तो इट केम आउट स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया, होल्डिंग that the television channel Media One's broadcasting license could not be revoked for telecasting views, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी के क्रिटिकल हैं। ठीक है, प्रेस मस्ट स्पीक थ्रू टू पावर एंड यहाँ पर प्रेस की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, मीडिया यहाँ पर फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, ये सारी बातें की गई। एंड नेशनल सिक्योरिटी को आप टूल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो रेमेडीज़ अंडर द लॉ को डिनाई करने के लिए। लेकिन दूसरा केस जो यहाँ पर ऑपोजिशन ने फाइल किया था कि इनको यहाँ पर सीबीआई और ईडी के द्वारा टारगेट किया जाता है, टॉप लीडर्स को यहाँ पर टारगेट किया जाता है, दिस हैज़ अ चिलिंग इफेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी प्ली को एंटरटेन करने से मना कर दिया। They are an essential part of the democratic process raising issues against the government, but this petition was not entertained. The court observed कि बेसिकली यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये पॉलिटिक्स में होगा, पार्लियामेंट में होगा, यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। तो ऑथर का यही कहना है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज एक डिफरेंट क्लास नहीं है? ये हैं एक डिफरेंट क्लास, क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के बिहाफ पर बोलते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं। तो अगर इनको डर होगा तो ये मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। तो दे हैव अ रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर मेंट टू स्पीक अप फॉर द रेस्ट ऑफ अस एंड प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड kick up a fuss, whether it is about Adani amassing wealth or China grabbing land or whatever. फिर ये कहा गया है कि कोर्ट इज रियली टास्क्ड विद मेकिंग अ न्यू लॉ टू डील विद एन अनप्रेसिडेंटेड जेनरिक सिचुएशन, और यहाँ पर कोर्ट को लॉ बनाना चाहिए, कोर्ट को यहाँ पर गाइडलाइंस लेकर आना चाहिए जो कि कोर्ट नहीं लेकर आ रहा है। नेक्स्ट इज सम ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यहाँ पर नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए, स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अगर स्टेट पार्टी का नहीं भी पता है तो चलेगा, लेकिन नेशनल पार्टी का जो स्टेटस का क्राइटेरिया है वो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी। क्या हुआ है? तो आईएमएफ ने यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को लोअर कर दिया है। ये बात हमें किससे पता चली? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? तो ये आईएमएफ निकालता है। अब यहाँ पर आईएमएफ ने क्यों ग्रोथ फोरकास्ट को लोअर कर दिया? तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाएगी इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हार्ड लैंडिंग होगी। अब हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो फॉर एग्जाम्पल
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है तो ग्रोथ यहाँ पर सफ़र करती है। तो ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा सफ़र करे कि कंट्री यहाँ पर रीसेशन में चला जाए तो उसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। लेकिन ग्रोथ यहाँ पर सफ़र करे लेकिन रीसेशन में ना जाए तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। और यहाँ पर डर है कि यूके एंड यूरोप में जो यहाँ पर ग्रोथ है ये रीसेशन की तरफ भी जा सकती है, कि ग्रोथ यहाँ पर इतना ज़्यादा सफ़र कर जाए। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर यहाँ पर रीसेशन होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो in its latest World Economic Outlook, the IMF has lowered its expectations of global economic growth as signs of a possible soft landing abate amidst continuing elevated inflation and the recent turmoil in the financial sector. The IMF now expects the world economy to slow down to 2.8% in 2023, down from 3.4% in 2022. नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, हम नहीं डिस्कस करेंगे। द क्वेटर्स ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इसमें द ग्रेट रेजिग्नेशन की बात की गई है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग अपना रेजिग्नेशन दे रहे थे, क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी समझ आ गई थी। पहले लोग यहाँ पर काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं डिस्कस करेंगे आर्टिकल हम। वेजेस ऑफ डिस्ट्रेस, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑथर ने ये बताया है कि रैपिड ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो रियल वेजेस भी इंक्रीज़ होने चाहिए, लेकिन रियल वेजेस यहाँ पर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ग्रोथ हो रही है इकॉनमी में, लेकिन यहाँ पर रियल वेजेस नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये एक वरी है। अब रियल वेजेस नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं और डेटा हम निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा एक्चुअली हमें ट्रू पिक्चर नहीं देता है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो वो अनएम्प्लॉयड रहना तो कर ही नहीं सकता है अफोर्ड, तो वो कोई ना कोई काम तो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि हो सकता है कि वो यहाँ पर एक्स को सेल करे या तो रिक्शा को पुल करे, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो आपके डेटा में तो वो एम्प्लॉयड दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो अंडर एम्प्लॉयड है। वो यहाँ पर जो वेजेस अर्न कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो एक्चुअली पॉवर्टी रिडक्शन नहीं होगा। So in India, poor people are rarely unemployed because they can't afford to do nothing. If they are unable to get a good job, they do their best to survive from fallback activities such as selling eggs on the street or pulling a rickshaw. Most of them are not counted as unemployed in household surveys. Their problem is more underemployment than unemployment, जो कि हमें बहुत सारे सर्वेज में देखने को मिला। अगर रियल वेजेस यहाँ पर राइज कर रहे हैं तो वर्कर्स आर लाइकली कि ये यहाँ पर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी यहाँ पर ज़िंदगी जी रहे हैं। A sustained rise in real wages is a good sign कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बेटर जॉब्स प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। हमें यहाँ पर रैपिड ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो रियल वेजेस हैं ये राइज नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर डेटा बताया गया है। तो फर्स्ट वी मस्ट पे मच मोर अटेंशन टू रियल वेजेस। दूसरी बात, जो वेज डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं इसका यहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। थर्ड, देयर इज अ स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग कॉन्ट्रास्ट टुडे बिटवीन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पर जो रियल वेजेस है उसमें हमें ग्रोथ जो है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है आधार फॉर लैंड। तो बेसिकली जो लैंड पार्सल है उसके लिए एक नंबर होगा ULPIN। अब ये क्या नंबर होगा ULPIN, जिसको यहाँ पर भू आधार भी कह रहे हैं। भू का मतलब होता है भूमि, और भूमि के लिए एक आधार नंबर, एक यहाँ पर नंबर होगा जिससे कि यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये किसका लैंड है। इसकी वजह से जो लैंड डिस्प्यूट्स है ये भी कम होंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस हैं, ये भी यहाँ पर कम होंगे। एंड लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी रुके होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। In March, there was a national conference on भू आधार with भू का मतलब होता है भूमि, एंड आधार तो आप जानते हो आधार नंबर क्या होता है। More people may recognize this as unique land parcel identification number. Once the digitization process यहाँ पर complete हो जाएगा तो ये जो huge pendency of court cases हैं जिसमें यहाँ पर land disputes involved हैं, ये सारे cases यहाँ पर कम हो सकेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो projects रुके हुए हैं land disputes की वजह से, litigation की वजह से, ये projects यहाँ पर आगे बढ़ सकेंगे। लैंड इज ऑफ कोर्स अ स्टेट सब्जेक्ट, और लैंड राइट्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बंडल ऑफ राइट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं और उन रजिस्ट्रीज के बेसिस पर यहाँ पर लैंड पार्सल नंबर देना, ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो दिस ब्रिंग्स वन टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम विच इंटीग्रेट्स, यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाएगा और लैंड रिकॉर्ड्स को यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। Once this has been done and the system is cleaned up, every plot parcel of land can get the 14-digit alphanumeric ULPIN। तो ये कितना लंबा नंबर होगा, तो 14 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमरिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये बताया गया कि जो डिजिटाइजेशन है ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ये कितने पुराने हैं और कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का डेटा हमें देखना पड़ेगा, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट इज सॉफ्ट पावर लेसन्स। तो इंडिया कैसे यहाँ पर सॉफ्ट पावर के लेसन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात बताई गई है। एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में इतने ज़्यादा इन्वेजन हुए, हमने सारे इन्वेजन को सर्वाइव किया। अगर हम बाकी यहाँ पर बात करें सिविलाइजेशन की, फॉर एग्जांपल पर्शियन या रोमन काउंटर पार्ट्स, तो ये सब कुछ
इन सबका विनाश हो गया, लेकिन इंडिया ने ये सारे फॉरेन इन्वेजन्स को सर्वाइव किया। उसका रीज़न क्या है? हमारी इंडियन फिलोसॉफी। अब हमारी इंडियन फिलोसॉफी कैसे काम करती है इसके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। He wondered why and how Indian civilization survived waves of invasions. Predictably, there are multiple ways of answering this question, but a consensus response could be that our philosophy has empowered us कि हम कैसे बहुत सारे अटैक्स को विदस्टैंड कर सकें, आज यहाँ तक कि हम नेचुरल कैलामिटीज़ को कैसे फेस कर सकें, some of them emanating from our societal ills and infirmities. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात बताई गई है हमारी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कि ये कंट्री जो इंडिया है ये कभी एक थियोक्रेटिक स्टेट था ही नहीं। यहाँ पर कोई एक तरीका नहीं है पूजा करने का, वर्शिप करने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर किसी एक तरीके के ऊपर मोनोपोली नहीं है कि हर कोई यहाँ पर ऐसे ही वर्शिप करेगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। द यूनिटी इनहेरेंट टू आवर डाइवर्सिटी हैज़ इनेबल्ड अस नॉट जस्ट टू अकोमोडेट बट ऑल्सो टू सेलिब्रेट द परवेसिव डाइवर्सिटी। तीसरी बात, हमारी फिलॉसफी ये नहीं है कि हम यहाँ पर नेचर को एक्वायर करने की कोशिश करें। अनलाइक मैनी अदर फिलोसॉफीज वी नेवर एस्पायर टू कॉन्कर नेचर। फिर फोर्थ टेनेट जो है ये है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब ये है कि जो आखिरी इंसान है उसको सबसे पहले रखो। फॉर एग्जाम्पल, जब आरसेप की हम बात करें तो जब हम आरसेप से बाहर हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर गांधी जी के अंत्योदय कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया और उन्होंने ये देखा कि आरसेप की वजह से यहाँ पर जो आखिरी इंसान है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको यहाँ पर नुकसान होगा या उसको यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर उसको यहाँ पर नुकसान होगा तो हम आरसेप में एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट इज अबाउट कंसिडरिंग कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड है ये मोस्ट डिजर्विंग है। अगर यहाँ पर फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात आती है तो अंत्योदय की वजह से यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है। तो वर्ड यहाँ पर ग्रैपल कर रहा है कि हमें यहाँ पर कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए या तो सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है अंत्योदय का। फिफ्थ एंड द लास्ट ऑफ दीज टेनेट्स ये है वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया एक ही परिवार है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो कि मोटो भी है हमारी G20 का अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। लीक यूएस डॉक्यूमेंट क्लेम सर्बिया एग्री टू गिव यूक्रेन आर्म्स। तो अगर हम यहाँ पर सर्बिया की बात करें तो सर्बिया एक ऐसा कंट्री था यूरोप में जिसने यहाँ पर रशिया को सैंक्शन करने से मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर जो यूएस के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उसमें ये पता चला कि जो सर्बिया है ये यहाँ पर यूक्रेन को वेपन्स दे चुका है या तो देने की सोच रहा है। ठीक है, अब ये यूएस के डॉक्यूमेंट कैसे लीक हो गए? तो बेसिकली ये जो यहाँ पर गेमिंग होता है ना, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे गेम खेल रहे होंगे और उनका एक चैट होता है डिस्कॉर्ड के थ्रू वो बेसिकली यहाँ पर चैटिंग करते हैं। तो डिस्कॉर्ड में यहाँ पर कोई चैटिंग कर रहा होगा, उसमें एक यहाँ पर मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल था। तो वो मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल ये दिखाने के लिए कि वो एक्चुअली यहाँ पर मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल है, उसने डिस्कॉर्ड में यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लीक कर दिया। पहले तो लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि ये एक्चुअली यहाँ पर मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल है, सबको लगा मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ ये तो सच में यहाँ पर यूएस का डॉक्यूमेंट है। तो उससे ये सब पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो एक बात ये भी पता चली कि जो यहाँ पर सर्बिया है ये यूक्रेन को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पर एक एग्रीमेंट की बात की गई है जिसका नाम है बेलफास्ट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। तो इसकी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। क्या हुआ था? तो नदर्न आयरलैंड में जो भी यहाँ पर बेसिकली वायलेंस हुआ था, ये वायलेंस यहाँ पर एंड हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एग्रीमेंट साइन होता है बेलफास्ट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। नेक्स्ट, वेस्ट बैंक की लोकेशन आपको देखनी है और किसकी लोकेशन देखनी है? सऊदी की। सऊदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि सऊदी यहाँ पर एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। उसकी वजह से सऊदी क्या कर रहा है? तो सऊदी अपने रिलेशंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल सऊदी और ईरान के रिलेशंस ठीक हुए हैं, सऊदी सीरिया के साथ भी रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहा है रशिया के मीडिएशन के थ्रू। जो सऊदी है ये यहाँ पर यूएस के साथ एलाई था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सऊदी है ये अपने रिलेशंस को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी यहाँ पर चाइना के साथ भी रिलेशंस को रिवाइव कर रहा है, यूएसए के साथ भी रिलेशंस को ठीक ठाक रखा है, रशिया के साथ भी रिलेशंस को रिवाइव कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि सऊदी एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। सऊदी एक रीजनल पावर है लेकिन सऊदी अब यहाँ पर ग्लोबल पावर बनना चाहता है और सब कुछ हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पैंडा। तो पैंडा की बात करें तो चाइना पैंडा को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज़ करता है। कैसे? तो जो चाइना है बेसिकली ये जो कंट्रीज़ होते हैं उनको पैंडा को लोन पर देता है। अगर हम यहाँ पर पैंडा की बात करें, जैसे कि इसने यूएस को दे रखा है पैंडा लोन पर, और भी यहाँ पर कंट्रीज़ को दे रखा है, 18 कंट्रीज़ है जिनको कि उन्होंने यहाँ पर पैंडा दे रखे हैं लोन पर। अगर हम वाइल्ड में देखें तो पैंडा सिर्फ चाइना में ही रहता है और कहीं पर आपको पैंडा नहीं मिलेगा इन वाइल्ड। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएस से अपने पैंडा जो इन्होंने लोन पर दिए थे वापस मंगा लिए क्योंकि इनका ये कहना है कि यहाँ पर यूएस वाले इसका सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं और इसकी स्किन यहाँ पर ख़राब हो रही है, इसके फर यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। आप देख सकते हो इसके फर सही में ख़राब हो रहे हैं वैसे तो माओ जेडोंग ने प्रॉमिस किया था
कि 2 यहाँ पर पैंडा दिए जाएंगे रिचर्ड निक्सन को। तो 2 पैंडा यहाँ पर दिए गए थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो कि उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट थे। 1984 में चाइना वॉज द ओनली कंट्री जहाँ पर पैंडास कैन बी फाउंड इन द वाइल्ड। फाइनलाइज्ड एन एग्रीमेंट जहाँ पर ये ओवरसीज जूज में भेजा करते थे पैंडा को 10 साल के लिए। 18 कंट्रीज नाउ हैव पैंडास ऑन लोन फ्रॉम चाइना, और ये पेयर्स में भेजते हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 यूएस में भी भेजे गए थे, और अगर चाइना को कोई कंट्री पसंद नहीं आता तो चाइना वापस से अपना पैंडा ले आता है। तो व्हेन चाइना टेक्स बैक अ पैंडा, इसका मतलब ये है कि चाइना उस कंट्री को पसंद नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यूएसए को नहीं पसंद करो, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएसए से पैंडा वापस ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर जूस मिशन, कल भी हमने डिस्कस किया था जूस मिशन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। किसके लिए? जुपिटर के लिए। क्या करेगा? तो जो जुपिटर के यहाँ पर आईसी मून्स है उनको एक्सप्लोर करेगा। कौन से आईसी मून्स? तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे 3 आईसी मून्स, एक है गैनीमेड, दूसरा है यहाँ पर कैलिपर, और एक है यूरोपा। तो गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, ये 3 मून्स हैं, और इनको ये देखेगा। क्या देखेगा कि यहाँ पर हैबिटेबल है या नहीं है, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट किया करती थी या आगे कभी एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। और कोई मिशन इससे पहले जुपिटर का है क्या? तो इससे पहले यहाँ पर 2 प्रोब है, एक है गैलीलियो और दूसरा है जूनो मिशन। इसके अलावा यहाँ पर नासा का एक और मिशन है जो कि यूरोपा क्लिपर, जो कि यहाँ पर 2030 तक पहुँचेगा। जो यहाँ पर जूसी मिशन है, ये जो इसका मिशन है यूरोप का, ये 2031 में पहुँचेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च द जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन ऑन थर्सडे फ्रॉम इट्स स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गियाना, और ये जुपिटर में 2031 में पहुंचेगा, वेयर इट विल कैरी आउट अ डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट प्लेनेट। और ये प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। और जुपिटर के आईसी मून्स को देखा जाएगा। आईसी मून्स के मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए हैं, एक है गैनीमेड एंड जो बाकी 2 नाम है कैलिस्टो, यूरोपा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बात इंपॉर्टेंट और है, जो गैनीमेड है ये एकमात्र ऐसा है जो कि अपने मैग्नेटिक फील्ड को खुद जनरेट करता है, जो कि लाइन यहाँ पर मेंशन है। तो ऑल्दो द मिशन विल एग्जामिन ऑल 3 मून्स, द मेन फोकस विल बी ऑन गैनीमेड, द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, लार्जर देन प्लूटो एंड मरकरी, एंड द ओनली वन जो कि अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपको नासा का यूरोपा क्लिपर पता होना चाहिए एंड जूनो पता होना चाहिए, गैलीलियो प्रोब पता होना चाहिए, जो कि इससे पहले जिन्होंने यहाँ पर जुपिटर को एग्जामिन किया है। नेक्स्ट है द ट्रेन टू कश्मीर। तो यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की गई है, जो कि यहाँ पर कनेक्ट करेगी, किसको कनेक्ट करेगी? तो श्रीनगर और बारामुल्ला को यहाँ पर बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करेगी बाई ट्रेन। तो पहली रेलवे लाइन टू द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था 1897 में, और ये कनेक्ट करती थी जम्मू और सियालकोट को। उसके बाद यहाँ पर और कनेक्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये यहाँ पर ब्रिज इंपॉर्टेंट है ओवर चेनाब। ये जो ब्रिज है इसकी यहाँ पर कुछ खासियत बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर विदस्टैंड कर सकता है अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 8। फिर ये बताया गया कि अगर हम यहाँ पर बात करें इस एरिया की, तो ये एरिया यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन है। किस वजह से प्रोन है? तो ऑफकोर्स यहाँ पर हिमालय की वजह से प्रोन है। हिमालय यहाँ पर यंग है, जियोलॉजिकली अनस्टेबल है, शिवालिक एंड पीर पांजल माउंटेन, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मॉडल यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है हिमालयन टनलिंग मेथड। जो डी शेप्ड वंस बनाए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं बनाए जाते, यहाँ पर HTM मेथड का यूज़ किया जाता है। HTM मेथड में क्या होता है? हॉर्स शू शेप्ड टनल्स वर कंस्ट्रक्टेड इंस्टेड ऑफ द यूजुअल डी शेप्ड वंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉमिसरी एस्टॉपल की बात की गई है, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्ट्रिन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज में एग्जिस्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज की अगर हम बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अ क्लेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल एसेंशियली प्रिवेंट्स अ प्रॉमिसर फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड्स दैट देयर इज नो कंसिडरेशन। अब ये केस क्या है? तो अगर हम यहाँ पर अग्निपथ स्कीम की बात करें, तो अग्निपथ स्कीम से पहले यहाँ पर जो पुराना मेथड था, उस पुराने मेथड से यहाँ पर लोगों को रिक्रूट किया जाना था। लेकिन जब यहाँ पर अग्निपथ स्कीम आ गई, तो जो पुराना वाला यहाँ पर मेथड था जिससे यहाँ पर लोगों को रिक्रूट किया जाना था, जिसके लिए फॉर्म्स भरे जा चुके थे, गवर्नमेंट ने उस मेथड को पूरा कैंसिल कर दिया। तो इन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर एक्चुअली एक एग्रीमेंट था कि हमें यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा, फॉर्म हम भर चुके थे, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ कैसे कैंसिल हो सकता है? तो यहाँ पर प्रॉमिसरी एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स स्वीटन एज लो सल्फर ग्रेट्स ड्राइव ग्रोथ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर सल्फर कम होता है उसको बोलते हैं स्वीट क्रूड, और जिसमें ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सार क्रूड। ठीक है, तो अभी जो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं ये एक्चुअली स्वीट वाला कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर सल्फर कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो हम रशिया से क्रूड लेते हैं उसको यहाँ पर यूराल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो माउंटेन रेंज है उसका नाम यहाँ पर यूरल है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू 15 मंथ लो ऑफ 5.66%। तो बेसिकली यहाँ पर RBI के टॉलरेंस बैंड में आ चुका है इन्फ्लेशन, तो RBI को यहाँ पर इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक एनालिसिस तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको अप्रैल की वीडियो फाइल करनी है तो कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल्स है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।